गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हमारे लिए क्या था? व्हेन rate of evaporation is in chemical equilibrium with the rate of condensation at the constant temperature just above the liquid surface is called as vapor pressure। तो वेपर प्रेशर के अंदर हमारे पास दो फैक्टर्स थे। कौन कौन से थे? एक तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। अगर हम दोनों का ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में कैसे दिखाई देता है? इस एक्सिस पे आपने टाइम t को लिया, इस एक्सिस पे आपके पास वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर आपके पास केल्विन के अंदर कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया, यानी कि टाइम बीतने के साथ साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज रेट ऑफ इवेपोरेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन शुरू में 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ते हुए रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ना शुरू होगा, एक्सपोनेंशियली राइज होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन। दिस इज द पॉइंट वेयर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम विद द रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जब ये स्थिति आती है हमारे पास, when rate of evaporation is in chemical equilibrium with rate of condensation just above the liquid surface at the constant temperature। ये जरूरी है बोलना constant temperature, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा। इस कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए आपके पास कोई क्लोज कंटेनर है, दिस इज लेट इट बी ए क्लोज कंटेनर, इसके अंदर कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है। लेट बी इसका जो वॉल्यूम है वो इसके अंदर V1 है, इसका जो प्रेशर है दैट इज 1 atm है, और लेट इट बी यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो केल्विन है। अगर मान लीजिए इस लिक्विड का वॉल्यूम मैं बढ़ा देता हूँ, लेट इट बी के वॉल्यूम बिकम्स 2V1। यहाँ पर वॉल्यूम V1 था, यहाँ पर वॉल्यूम जब इसका होगा 2V1 हो गया। टेम्परेचर अभी भी यहाँ पर केल्विन में है, तो यहाँ पर बच्चों प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। Why? Because vapor pressure only depends upon the temperature। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर भी सेम रहेगा, वेपर प्रेशर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद है एक स्टेटमेंट लिखवाई थी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर, वो क्या थी कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। साइज ऑफ कंटेनर बदल दिया आपने, शेप ऑफ कंटेनर बदल दिया, उससे वेपर प्रेशर में फर्क नहीं पड़ेगा प्रोवाइडेड टेम्परेचर क्या कांस्टेंट हो। यहाँ पर प्रेशर बच्चों 1 atm ही होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कि हम किसी सॉल्यूशन का, ये तो हो गया हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को लेके बात करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और लेते हैं वेपर प्रेशर को लेके, वो क्या है? लेट इट बी, मान लीजिए आपके पास ये क्लोज कंटेनर और यहाँ पर आपने कोई भी एक लिक्विड रखा हुआ है। लेट इट बी यू हैव टेकन द लिक्विड ए, और ये अपने आप में वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब इसके वेपर्स बन सकते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो बच्चों क्या होगा? इसके वेपर्स बनेंगे। इसके वेपर्स बनेंगे तो यहाँ पर वेपर्स का क्या होगा? वेपर्स बनेंगे तो वेपर का कुछ प्रेशर होगा, और ये वेपर प्रेशर किसकी वजह से? यहाँ पर सिर्फ एक कंपोनेंट है तो इसके वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? दैट इज द प्योर वेपर प्रेशर which is denoted by symbol P0A। P0A का मतलब प्योर A का वेपर प्रेशर, यानी एक ही कंपोनेंट है तो डेफिनेटली प्योर ही होगा। ठीक है। अगर दूसरा कंपोनेंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेट इट बी कि मैंने इसके अंदर एक दूसरा कंपोनेंट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, Pa है, मैंने इसके अंदर Pp भी डाल दिया, कंपोनेंट B भी डाल दिया, तो वो भी वोलेटाइल है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लिक्विड A भी है, ठीक है, और लिक्विड भी है, ये भी वोलेटाइल है, और ये कंपोनेंट भी वोलेटाइल है। दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, तो यहां पर ए हीट करने पर ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे। ए के वेपर बनने, जिसे मैं डार्क लाइन से डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेट इट बी, बी के भी वेपर बनेंगे, जिसे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं।
यहाँ पर ए के भी वेपर है, बी के भी वेपर है, यानी कि यहाँ पर अगर वेपर है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर। अच्छा, अब मोर देन 2 कंपोनेंट है तो ये बच्चों क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास मिक्सचर हो गया। और क्योंकि ये होमोजीनियस है तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, इसे मैं सॉल्यूशन का नाम दूंगा। अब यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों, क्या यहाँ पर सिर्फ ए के वेपर प्रेजेंट है? नहीं सर, यहाँ पर बी के प्रेजेंट है। क्या बी के प्रेजेंट है? नहीं, ए और बी के दोनों के प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर आ रहा होगा उसके अंदर टोटल वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आ रहा है उसके अंदर ए के भी बच्चों वेपर है, बी के भी वेपर है, लेकिन सिर्फ ए के वेपर नहीं, इसलिए मैं पी नॉट ए यूज टर्म को नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे एक दूसरी टर्म को यूज करना पड़ेगा। ए के जो वेपर प्रेशर उसे बोलेंगे हम पीए, बी के जो वेपर्स प्रेशर, बी की वेपर्स की वजह से जो प्रेशर होगा उसे मैं बनूंगा पीबी। यू कैन कॉल देम व्हाट, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर, ये पार्शियल वेपर प्रेशर किसका होगा? पार्शियल पी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, पीबी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम कैसे निकालेंगे। तो किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास क्या है, राउट्स लॉ है। तो राउट्स लॉ में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे राउट्स लॉ की। What is the Raoult's law? Raoult's law में बोलता है बच्चों, partial vapor pressure of each component is the product of pure vapor pressure of the component and mole fraction of that component. तो स्टेटमेंट लिखते हैं, partial vapor pressure of each component is product of pure vapor pressure and mole fraction of that component in the solution। ठीक है, चलिए। सो पार्शियल वेपर प्रेशर की टर्म हमने अभी देखी, दैट इज द एक किसी कंपोनेंट की बात करते हैं, लेट इट बी ए की बात कर लेते हैं। सो पार्शियल वेपर प्रेशर दैट इज पीए, ओके, इज प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए का क्या हुआ हमारे पास, पी नॉट ए हुआ मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसी तरह से हम पीबी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीबी कैन बी रिप्रेजेंटेड पी नॉट बी इनटू this mole fraction of that component। बच्चों ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डेफिनेशन, ये हमारे पास डेफिनेशन है किसका, राउट्स लॉ का। ये हमारे पास क्या, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ राउट्स लॉ। अब क्वेश्चन अगर डेफिनेशन की सेंस में आएगा तो आप ये सेंटेंस में इसे रिप्रेजेंट करेंगे पेपर के ऊपर, और अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द राउट्स लॉ, देन यू शुड राइट डाउन दिस। ओके, चलिए। अच्छा, अब हमारे पास एक टर्म आती है पीटी। पीटी इज व्हाट, पीटी इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, अभी हमने डायग्राम बनाया था, उसमें हमने क्या देखा था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये हमारे पास था, जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड ए भी था, ओके, लिक्विड बी भी था,
यहाँ पर जो पी ए था और यहाँ पर हमारे पास पी बी था, पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट के थे। दिस वाज द सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन। और यहाँ पर जो टोटल होगा यानी कि उसको क्या करेंगे पीटी से, तो इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किससे बना है, दैट इज पीए प्लस पीबी से मिला। तो इसे मैं लिख सकता हूँ रिप्रेजेंटेशन के अंदर, दैट इज पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। ओके, अब मैं जानता हूँ पीए मेरे पास किसके बराबर है, पीए इक्वल्स टू पी नॉट ए इनटू एक्सए के बराबर है हमारे पास। सो आई कैन राइट डाउन पी नॉट ए एक्सए प्लस P नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा, हम जानते हैं बच्चे बात कि मोल फ्रैक्शन ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये ऑलवेज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो मैं एक्स बी की जगह पे 1 माइनस एक्स ए को प्लेस कर सकता हूं। सो आई कैन राइट डाउन दैट इज P नॉट ए एक्स ए प्लस में P नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी इंटू एक्स ए। और आई कैन राइट डाउन P नॉट बी प्लस P नॉट बी प्लस P नॉट B, okay, P नॉट B, that is XA, that is P नॉट A minus P नॉट B, that is PT। यानी कि PT का हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास लेट, अगर मान लो P नॉट A is greater than P नॉट B, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर तो ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, आइए ग्राफ को देखते हैं। लेट इट बी, आपने इस एक्सिस पे आपने, अब हम ग्राफ किस किस के बीच बना रहे हैं, वी आर मेकिंग ए ग्राफ बिटवीन द पीटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट E एंड B के बीच में बना रहे हैं। सो इस एक्सिस पे हमने लिया XB, अगर XB बच्चों 1 के बराबर है तो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ XA क्या होगा, दैट इज 0 होगा। मोल, अगर हम इधर जा रहे हैं इस ग्राफ के अंदर, अगर इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ XA हमारे पास 1 होता जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B कम होता चला जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B यहाँ पर हमारे पास 0 है। इस एक्सिस पे हमारे पास कॉम्पोजिशन है जो कि वेरी कर रही है इस और इस पॉइंट के बीच के अंदर। अगर यहाँ पर x भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली B का यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा। लेट इट बी, यहाँ पर मैंने P B डिनोट कर दिया, ये हमने P A डिनोट कर दिया। दिस इज P नॉट B, दिस इज P नॉट A, क्योंकि प्योर सिर्फ B है तो सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B प्रेजेंट होगा। यहाँ पर सिर्फ A प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A हमारे पास होगा। This is on this axis, this is on this axis। अगर हम composition of A को बढ़ा रहे हैं, composition of A को बढ़ा रहे हैं तो ये ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि P नॉट एक ज्यादा ऊपर है तो ये हमारे पास यहाँ जाएगा, P नॉट B को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ जाएगा, और PT जो है हम देख रहे हैं कि वो मोल फ्रैक्शन के साथ कैसे लीनियरली, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास P A को डिनोट कर रहा है, ये हमारे पास P B को डिनोट कर रहा है। अब इस ग्राफ्स को देखते हुए मैं 3 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट लिखते हैं, इन 3 स्टेटमेंट्स को इस ग्राफ के साथ मैच करेंगे, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है। क्या है वो स्टेटमेंट्स, आइए देखते हैं। द फर्स्ट इज total vapor pressure of solution can be related to mole fraction of
right? First. Second, total vapor pressure. Over solution. Total vapor pressure over solution vary linearly with mole fraction of component A. And the third statement is total vapor pressure over solution depending upon pure vapor pressure of components. Total vapor pressure of solution depending upon pure vapor pressure of component increases or decreases with increase or decrease of mole fraction of कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट्स हमारे ग्राफ जो हमने बनाया उसके साथ ये किसी तरह से कोरिलेट करती है। तो पहला स्टेटमेंट, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट। हाँ, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिस इज पीटी, है ना, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए से भी रिलेटेड होगा बड़ा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी से भी रिलेटेड होगा। तो स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, आप पीटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप पीटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वेरी लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। हां, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के साथ ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ओके, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द प्योर वेपर प्रेशर, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर डिपेंडिंग अपॉन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स इंक्रीज करता है। किसके इंक्रीज करने पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बढ़ने पर तो इंक्रीज करता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के घटने पर इंक्रीज करता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स अपने आप में ट्रू है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन राउट्स लॉ को हम डाल्टन लॉ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राउट्स लॉ भी हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट के बारे में एक एक्सप्रेशन देता है, उसी तरह से डाल्टन्स लॉ भी हमारे को पार्शियल वेपर प्रेशर को लेके बात करता है। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है हमें? डाल्टन्स लॉ कहता है कि मान लो कोई भी गैसियस मिक्सचर है, तो गैसियस मिक्सचर के अंदर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट जो होगा वो प्रोडक्ट होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन गैसियस फेज एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होगा। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेफिनेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ in a gaseous mixture, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, in a gaseous mixture mole fraction in a gaseous mixture partial vapor pressure is product of mole fraction in gaseous phase and total vapor pressure of solution. Partial vapor pressure of any component is product of mole fraction of that component in gaseous phase, that is YA. तो YA हमारे पास क्या है? YA is the mole fraction of component, mole fraction of component A in gas multiplied by, similarly I can write down PV is equals to that is YB into PT. तो यानी कि राउट्स लॉ भी वेपर प्रेशर को लेके बात कर, राउट्स लॉ भी पार्शियल वेपर प्रेशर को लेके बात कर रहा है, डाल्टन्स लॉ भी हमें पार्शियल वेपर प्रेशर को लेके बात कर रहा है। सो राउट्स लॉ हमारे पास क्या है? दैट इज PA बराबर है P नॉट A इनटू XA, दैट इज PB इक्वल्स टू P नॉट B इनटू XB। अगर हम रिलेशन को एस्टेब्लिश करें सो वी कैन राइट डाउन दैट इज द YA into PT is equals to P naught A into XA के बराबर है। Similarly, I can write down that the YB equals to PT equals to P naught B into XB के बराबर है। अच्छा, यहाँ ये PB is the product of YB into PT. Similarly, according to Raoult's law, P equals to P naught A into XA, PB equals to P naught B into XB। ये भी हमें पार्शियल वेपर प्रेशर को लेके बात कर रहा है। डाल्टन्स लॉ, राउल्ट्स लॉ में पार्शियल वेपर प्रेशर को लेके बात कर रहा है। तो इसका मतलब इन टर्म्स को, इस टर्म्स को मैं इसके बराबर, इस टर्म्स को मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ। तो ये किया मैंने, इस टर्म को मैंने इसके बराबर लिख दिया, इस टर्म को इसके बराबर लिख दिया, इस टर्म को इसके बराबर लिख दिया। अब मैं जानता हूँ कि मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, चाहे आपके पास दो कंपोनेंट है या आपके पास तीन कंपोनेंट है, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। तो यहां से मैं XA को लिख सकता हूं, दैट इज YA into PT over P naught A, and I can write down XB as a YB into PT upon में P naught B equals to 1. So I can write down that is YA by P naught A plus YB upon में P naught B equals to 1 by PT। तो ये भी हमारे पास क्या आता है? एक एक्सप्रेशन निकल के आता है। चलिए एक और एक्सप्रेशन को लेके बात करते हैं। We know that the XA plus XB is equals to 1।
और XA कैन बी रिटन बाय व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस NB इक्वल्स टू Na प्लस NB इक्वल्स टू 1. This is the another expression of the mole fraction. ना अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लेकर बात करता हूं, ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे पास, दैट इज YA इंटू PT इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA, यानी कि जो YA है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A इन गैसियस फेज, दैट डिपेंड्स अपॉन P0A एज वेल एज अपॉन XA, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है. अच्छा, जो PT होगा हमारे पास, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा, दैट इज द एवरेज ऑफ P0A एंड P0B. PT जो होगा वो P0A और P0B के बीच का एवरेज होगा, यानी PT कभी भी P0A या P0B से बड़ा नहीं हो सकता. PT हमेशा P0A और P0A के बीच का ही मैथमेटिकल वैल्यू आएगा. अगर मैं मान लो ये बोलता हूं कि P0A, अगर P0A बच्चों P0A इज ग्रेटर देन PT, अगर P0A PT से बड़ा है तो डेफिनेटली XA जो होगा वो YA से बड़ा होगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन लिक्विड फेज इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द वेपर फेज. तो इस चीज को हम कैसे ले सकते हैं, मैंने किया P0A इज ग्रेटर देन PT, तो P0A को मैंने मान लो 20 लिखता हूं और इसको मैं PT को 10 लिखता हूं. तो यहां मुझे 1 करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए यहां पर मुझे 2 करना पड़ेगा. तो डेफिनेटली लुकिंग दैट द XA विल बी ग्रेटर देन द YA. और अगर P0A PT से बड़ा होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज बड़ा होगा. इसका हमें रिजल्ट क्या मिलेगा कि कंपोनेंट A is what, more volatile. तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपको दो कंपोनेंट गिवन होंगे और आपको कोई ना कोई टर्म्स या कोई ना कोई इनमें से कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा. तो इस अगर मान लो मैं बोलता हूं कि वोलाटिलिटी ऑफ component depends on, you are given two options. First option is pure vapor pressure, कंपोनेंट के प्योर वेपर प्रेशर पे डिपेंड करती है, या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज के ऊपर डिपेंड करती है. तो वी हैव बीन लुकिंग एट दैट वोलेटिलिटी अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट. ये ऑप्शन हमारे पास सही है. Volatility does not depends upon the mole fraction of component in the vapor phase. Volatility only depends upon the vapor pressure of component in the pure state. ठीक है, चलिए तो आज के लिए क्लास में यहीं पर ओवर करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एंड बाय.